नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमसे आपसे हम सबके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों से सजे हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। कुछ अच्छे लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोच और पॉजिटिव अप्रोच आपकी और हमारी कामयाबी के इम्कानात में इजाफा कर देते हैं, यानी आपकी और हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुविचार। वही समाज सभ्य समाज कहलाता है जहां सबके अधिकार समान हों और जहां सभी के साथ न्याय होता हो। ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है और हमें दुनिया में एक आदर्श स्थापित करना है, तो जाहिर सी बात है सबके अधिकार समान होने चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीक़े का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो। ये अगर समानता का व्यवहार सबके साथ होता है तो हमारा समाज, प्रदेश, देश और यहाँ तक कि पूरी इंसानियत, पूरी मानवता पूरे रफ्तार के साथ एक उस बुलंदी तक जाती है जहाँ हम सब की आकांक्षा होती है कि मानव के अधिकार समान होने चाहिए, मानव के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, मानव के अधिकार संरक्षित होने चाहिए। ये क्लू आपके लिए कुछ बताएगा आगे। तो आइए हम आपको अपने अगले सेगमेंट की तरफ ले जाने से पहले एक देख लेते हैं शॉर्ट फिल्म, और आपको चर्चा और परिचर्चा का जो टॉपिक है, विषय है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट फिल्म आपने देख ली। शॉर्ट फिल्म देखने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। आपको और हम सभी लोगों को ये मालूम है कि इस दुनिया में करोड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन उनमें से एक प्राणी ऐसा है जिसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है और उसे इंसान कहा जाता है, उसे मानव कहा जाता है। उसे कहते हैं उर्दू में कि अशरफुल मखलूक़ात है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो उसे कहा जाता है कि द बेस्ट क्रिएशन ऑफ क्रिएचर। ये कौन है? वो मानव है। सिर्फ उसे जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसे मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है। द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी मर्यादा के साथ
अगर जीने का अधिकार है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो है आपके और हमारे मानवाधिकार। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। आप हैं उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बृजभूषण जी हैं, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, हम लोग बातचीत का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा और हम लोग बातचीत करते रहेंगे अगले कुछ मिनटों तक, लेकिन हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि मानवाधिकार के लिए बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन उसका एक दिन मुकर्रर कर दिया गया प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल बहुत सी चीज़ों को, कानूनों को या नियमों को हम लोग नियमित रूप से पब्लिक को अवेयर, जागरूक करते रहते हैं कि पब्लिक को मालूम हो। बहुत सी चीज़ें पब्लिक को मालूम ही नहीं होती, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में हो। देखिए, निशान लगा लगा के गवर्नमेंट बताती है कि किधर मुड़ने का क्या निशान है या किधर जाने का क्या निशान है। तो ये शुरू हुआ था, यूएनओ ने 10 दिसंबर 48 में चार्टर में इसको अपने पब्लिसाइज किया था, और हम लोग भी उसी यूएनओ के लिहाज से 10 दिसंबर को इसको मनाने का केवल एक ही पर्पस है कि हम, जो जनता हमारे यहाँ इस बारे में नहीं जानती है या जो निरक्षर जिसको कह सकते हैं, तो गांव में, आदिवासियों में, ऐसे लोगों में जो नहीं पढ़ सकते हैं या जिन्होंने, जो नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से और बाकी माध्यमों से उनको बताते हैं कि देखिए, ये आपके मानव अधिकार का अगर अतिक्रमण कोई भी कर रहा हो, विशेष रूप से पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट से ही नाराज़गी होती है, तो अगर वो कर रहे हैं तो आप हमको बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपके मानव अधिकार का जरा भी अतिक्रमण अगर हो रहा है तो हम उस बारे में, हम जो भी आपको, अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो हम आपको तुरंत रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। बाकी जगह कोर्ट कचहरी जाने में आपको टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, वकील करना पड़ेगा। यहाँ पे हम और आप आमने सामने बैठेंगे। आप चाहे तो खुद आइए, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लीजिए, चाहे आप मेल पे हमको अपनी शिकायत लिख के भेज दीजिए, चाहे आप टेलीफोन के लिए आप किसी तरह से इन्फॉर्म कर दीजिए, और हम कोशिश करेंगे आपकी शिकायत को एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्पोज आप करने की। केवल ये जागरूक लोगों को करना होता है ताकि लोगों को अपने सारे अधिकारों के बारे में पता लग सके। अधिकारों की बात की है जस्टिस साहब ने। बृजभूषण जी, ये एक आम तौर पे ये धारणा भी होती है और ये सच्चाई भी है कि मानव के जो अधिकार हैं उनका अतिक्रमण ज़्यादातर जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं या और इस तरीके के लोग जो कि प्रभावशाली हैं, वो उनके अधिकारों का अतिक्रमण करते पाए भी जाते हैं, देखे भी जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके और कोई उनको दंड का भी प्रावधान आपके मानवाधिकार के जरिए किया जाता है, या सिर्फ चेतावनी दे करके या कोई जुर्माना लगा करके ही छोड़ दिया जाता है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, अतिक्रमण होता है, तो उसको संबंधित जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक सर्वेंट है, या कोई भी व्यक्ति उनका हनन करता है, उसकी एक व्यवस्था है कानून में कि आपको संबंधित अधिकारी से जाके मिलना चाहिए, और वहाँ पर आपको राहत नहीं मिल रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का विभाग है, चाहे पुलिस का है, चाहे मेडिकल है, कोई भी विभाग है, तो आप आयोग को अप्रोच करते हैं। उसमें यदि हम ये पाते हैं कि दो चीज़ में, जैसे आपने पूछा मुझसे, एक तो जो उसकी समस्या थी, जो हनन हुआ, उसका समाधान होना चाहिए, उसकी समस्या का हल होना चाहिए, तो वो हम जरूर करते हैं। दूसरा, यदि हम इसमें पाया गया किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जानबूझ के उसके अधिकारों का हनन किया गया, उसको राहत प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये भी व्यवस्था है कि हम ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी हम शासन को कार्रवाई के लिए रिकमेंड करते हैं, और उसमें शासन उसकी कंप्लेंट भी करता है। अच्छा, तो शासन जो है उसको आपके रिकमेंडेशन को मानते हुए और जो भी आपने रिकमेंड किया है, जो भी आपने सुझाव या संस्तुति की है, उस पर वो कार्रवाई करता है। जैसे साहब, मानवाधिकार के बारे में हमारी जनता बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, किसी ने हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर भी दिया है तो हम उसे सब्र कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति भी होती है कि हम कहते हैं चलो भाई
वो जबर है, थोड़ा सा दबंग है तो हम ही सह लेते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो मानवाधिकार है, जब हम इस शो की तैयारी कर रहे थे तो हमने देखा कि भारतीय संस्कृति में ये जो चार्टर का जिक्र किया था आपने, यूएनओ के चार्टर का, उससे पहले से हमारी संस्कृति में मानवाधिकारों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो हमें तो किसी चार्टर के आधार पे हमने अपने मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया, हम तो उस संस्कृति से गवर्न हो रहे हैं जो सदियों पुरानी है। हम शुरू से उस संस्कृति से गवर्न हो रहे हैं। आप देखिए, आप चाहे त्रेता युग देख लीजिए, हाँ, आप चाहे द्वापर युग देख लीजिए, आप हर युग में आपने देखा होगा कि उनका जस्टिस करने का अंदाज बिल्कुल कॉमन सिमिलर था। कोई किसी से जाति पूछता था, न कोई किसी से उसका रिलीजन पूछता था कि क्या रिलीजन आपका है, और न ही कोई, देखिए महिलाओं के विषय में अब जैसे अत्याचार शुरू हुए हैं, हालांकि काफी हद तक कंट्रोल किया है सरकार ने, लेकिन उसमें भी देखिए महिलाओं को कितना पूज्य मान, देवी का रूप दिया जाता था। तो हम लोग तो शुरू से ही उन सारे अधिकारियों की रक्षा करते आए हैं पुराने समय से। बीच में थोड़ा सा कुछ भ्रांतियां या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ सिस्टम में हुआ तो वो उसको अब हम मानवाधिकार के, हमने जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ले लिया। सारे अधिकार वही हैं जो हमको नेचर ने दिए हैं। देखिए, हमको सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, जितने अधिकार नेचर ने दिए हमको फंडामेंटल राइट्स करके भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लगभग वही सारे अधिकार दिए हैं और वही हम मानवाधिकार में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो है वो मानवाधिकारों से हमेशा से परिपूर्ण रही है, सजग रही, हमेशा से सजग रही है, सतर्क रही है। बस इतना है कि एक चार्टर बन गया, एक उसे रेगुलराइज कर दिया गया। हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं थी, हमारी तो सभ्यता और हमारे रगों में, हमारे व्यवहार में ये चीज़ है कि दूसरे के साथ कोई अन्याय ना हो। हमारा तो नारा ही ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप बताइए कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग तरक्की करें। वसुधैव कुटुंबकम का जो आधार है बृजभूषण जी, ये हमारी संस्कृति की देन है। और इसमें जो मानवाधिकार का जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये आपका जो लोगो है, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था सर्वे भवन्तु सुखिनः का, इस लोगो को चूज करने के पीछे का मकसद क्या रहा होगा? देखिए, जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे जी, और जो यूएन डिक्लेरेशन हुआ, हाँ, उसके पीछे ये था कि केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में जो अधिकार हैं उसमें राष्ट्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, एथनिक ग्रुप के आधार पर, लिंग के आधार भेदभाव न हो। हिंदुस्तान का कोई रहने वाला सिटीजन है, उसके बाहर कंट्री में भी क्या अधिकार है उसको मिलने चाहिए जी। तो इसी प्रकार से जो हमारी पुरानी कल्चर है, जैसे आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उसको एक फॉर्मल रूप देने के लिए ये यूएन ने व्यवस्था करी, जिससे एक उसका प्रॉपर चार्टर हो जाए और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहरी जो कंट्रीज हैं हर जगह उसको लागू हो। हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति भी कोई बाहर जा रहा है, किसी कंट्री में जा रहा है, उसके जो वहाँ अधिकार है वहाँ उसको वो अधिकार भी मिले हैं, वो अपने अधिकार से वंचित ना हो। तो ये इसके पीछे जो धारणा थी, वो हर व्यक्ति सुखी रहे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी, जैसे मैंने जिक्र किया, किसी भी धर्म का, जाति का, लिंग का, एथनिक ग्रुप का है, वही हमारा जो लोगो है उसका वही मतलब उसका है। अब देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज उस समय चार्टर बनने के पहले, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज, बहुत जगह आपने देखा बंधुआ मजदूरी, गुलामी, जिस तरह से लोग रहते थे। तो ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है हमारा है कि हम तो चाहते हैं कि दुनिया के हर आदमी को उसके जो नेचर ने अधिकार दिए हैं सब मिलने चाहिए, हम सबको लेके चलते हैं। जैसे साहब, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कुछ उन सवालों पे जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो कॉमन पीपल से जुड़े हुए हैं। अगर कोई पीड़ित है और वो आपको अप्रोच करना चाहे तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है? क्या वो लेटर के माध्यम से या फ़ोन के ज़रिए या कोई एप्लीकेशन या स्वयं उपस्थित होकर के कैसे करें? देखिए, अब तो साइंस बहुत डेवलप हो गई है और हम लोगों ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी पब्लिक एंड लार्ज को बताने के लिए वो कर रखी है जी। इसके अलावा आप अगर ईमेल से उस वेबसाइट पे कोई हमको कंप्लेंट भेजते हैं, हमारे यहाँ रोज कंप्लेंट चेक होती हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं। दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो कोई आदमी इंडिविजुअली आना चाहे कि उसको, बहुत से लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है कि हम अपनी बात जब तक कहेंगे नहीं तब तक शायद सुनने वाले समझेंगे नहीं, जैसे कोर्ट में होता है। तो बहुत से लोग खुद आ जाते हैं और आप चिट्ठी भेज सकते हैं, आप
खुद ना भेजें तो आपके घर का कोई आदमी भेज देगा कि साहब देखिए मेरी मदर को ये उनका हिस्सा फलाना दबा लिया साहब, इनको मिलना चाहिए, तो जानकारी हो जाए। या बहुत सी चीज़ें अब जैसे कुछ कानून ने बना दी है, मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी में डेथ होती है, मान लीजिए जेल में कोई रह रहा है, कैदी है, उसकी डेथ हो जाए, तो सुप्रीम जेल के लिए बाध्यता है कि वो हमको इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली वो कि जेल में हमारी एक कैदी की डेथ हो गई, और हम फौरन डीएम को कहते हैं कि आप इसमें इंक्वायरी कीजिए, मरा कैसे आदमी। और डीएम भी खुद नहीं करते हैं, वो एक जज को, वो डिस्ट्रिक्ट जज को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मजिस्ट्रेट अपना दीजिए, वो मजिस्ट्रेट आपका इंक्वायरी करेगा ताकि इंक्वायरी फेयर हो, पब्लिक को मालूम हो कि वो आदमी बीमारी से मरा है, हमने नहीं मारा उसको। या पुलिस कस्टडी में कभी कोई मर जाता है, मान लीजिए पुलिस, तो ये होता है कि टॉर्चर तो नहीं किया पुलिस ने, वो भी रिपोर्ट हमको इमीडिएटली भेजेंगे, हमने नहीं मांगी रिपोर्ट उनसे, वो रिपोर्ट इमीडिएटली भेजते हैं, देखिए साहब आदमी मर गया, आप चाहे तो इंक्वायरी करा लीजिए, मेरी गलती इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी, या फिर हमने मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं आपका जी, और उसमें कहीं हमने देखा कि साहब वो इस आदमी ने तो बहुत ज्यादती की साहब किसी के साथ, पब्लिक सर्वेंट है, और हम देख रहे हैं दरोगा चौराहे पे खड़ा करके किसी आदमी को मार रहा है, तो हम सुमोटो एक्शन ले लेंगे कि कल टीवी में इस समय फला फला पे इस थाने का दरोगा इसको कर रहा था, एसपी कृपया बताएं कि वो कौन दरोगा ड्यूटी पे था जिसने ये असॉल्ट किया इसको। तो वो एक्शन हम, मतलब इतनी हमको एक्ट ने पावर दे रखी है कि हम सुमोटो एक्शन ले सकते हैं, किसी तरह की कंप्लेंट आ जाए एक्शन ले सकते हैं, ईमेल पे आ जाए, या कोई खुद अपनी एप्लीकेशन। ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग पब्लिक की सेवा में सदैव समर्पित है। और बृजभूषण जी, ये तो बात हो गई, जैसा कि बता रहे थे जस्टिस साहब, एक चीज़ जहन में आती है और वो ये है कि मानवाधिकारों को अगर हम एक अलग अलग करें तो कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन अधिकारों के हनन होने पे एक सामान्य व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकता है? देखिए, हम यदि टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो उसमें एक टर्म कहलाती है कि उनके ऑल राइट एंड फ्रीडम्स। राइट में जहाँ भी उसका किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से किसी विभाग व किसी प्रकार का भी काम है और अधिकारी नहीं करके दे रहे हैं, या वो कोई भी विभाग हो, जहाँ उसको काम होना चाहिए, उसका अधिकार है, चाहे उसको आवास मिलना चाहिए, चाहे उसका बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, चाहे थाने में उसकी FIR होनी चाहिए, चाहे उसको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको इलाज का व्यवस्था होना चाहिए, आदमी बीमार है, हमारी भारत सरकार की स्कीम है, उसको कार्ड मिले हुए हैं आयुष्मान भारत, वहाँ जाने से लोग पैसा ले रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसा लेकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यानी जहाँ भी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा उसके काम को नहीं किया जा रहा है, अगर बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। सामान्य भाषा में कहें कि अगर किसी को राशन कार्ड बनवाना हो और राशन कार्ड आसानी से ना बन रहा हो, उसने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हो, तो क्या भी उसके, ये भी उसके मानवाधिकार हनन में आएगा? बिल्कुल आएगा। सोशल सिक्योरिटी एक वर्ड होता है, सामाजिक सुरक्षा, ये जो यूएन का चार्टर है, यूएन चार्टर में डिक्लेयर्ड है कि हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसमें आदमी कोई भूखा है, मकान नहीं है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, यदि वो नहीं उसको कार्ड दिया गया है, हमारे पास आएगा, निश्चित रूप से हम उसको रिपोर्ट मांगेंगे, और यदि वो पात्र है तो उसको जरूर मिलेगा राशन कार्ड। और इसी प्रकार से और भी जो उसके काम हैं, मेन चीज़ है कि उसको पहले पब्लिक अथॉरिटी से अप्रोच करना चाहिए। उनको डिनाई करने के बाद या जस्टिस नहीं मिल रहा है तब हमारे पास आएगा तो उसका हनन नहीं माना जाएगा, उसको उस पर जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, आप लोग कितना फास्ट एक्शन होता है, अभी आप जिक्र कर रहे थे। आज की तारीख में हमारे यहाँ यह है, किसी ने आज एप्लीकेशन दी है, मैक्सिमम 24 आवर्स में उसकी शिकायत पर हम कॉग्निजेंस लेकर के ऑर्डर जारी कर देते हैं, रिपोर्ट मांग लेते हैं, मैक्सिमम 24 आवर। ये हमारी एफिशिएंसी है हमारे आयोग की। और अगर आज 12:30 बजे तक ले आए तो हम लोग आज ही 24 आवर मैक्सिमम पीरियड है हमारा। क्या बात है, ये तो और अगर हम टेक्निकली कहें, जैसा भाई साहब बता रहे हैं, उसका हम विशेष रूप से उसकी डिग्निटी, उसकी इक्वलिटी, उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि उसकी कोई चीज़ हनन न होने पाए, हम लोग एक्ट अपन करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग आपकी सेवा में सदैव समर्पित है, और ये जो पूरी बातचीत हो रही है वो आपके और हमारे मानवाधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, और किस तरीके से आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सजग हो सकते हैं, इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर के प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बृजभूषण जी, आपने एक जिक्र किया था भूख का, और इसी पे एक सवाल मेरे मन में आया जस्टिस साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। थोड़ा सा एक भावनात्मक सवाल है लेकिन ज़रूरी है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है और
उसे भूख से तड़प रहा है वो, और उसने बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी इजाज़त के अगर उसने कोई खाना ले लिया या कोई दुकान है और वहाँ से उसने वो ले करके और अपनी भूख मिटाई, तो क्या ये भी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? अब अगर आप टेक्निकली समझिए जी, तो जो भारतीय दंड संहिता पुराने या जो नया BNS उसमें है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने आपकी बिना सहमत के अगर आपका ये पेन भी उठाया है तो फिर ये चोरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन नैतिक रूप से भूख के लिए रोटी उठाना जी, बशर्ते उससे छीनी ना हो, हाँ जी, तो उसको अपराध मेरी समझ से नहीं मानना चाहिए। आप लोगों ने शायद देखी होगी कि राजेश खन्ना की पिक्चर रोटी आई थी, जिसमें वो बच्चा अपनी मदर को भूखा नहीं देख पाया था जी, और एक होटल से एक रोटी लेके भागा था, और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा, शशि कपूर सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उसको चेस करते हुए उसके पैर में गोली मार दी थी। तो ये कितनी एक अजब से वो है। या एक छोटा सा इंस्टांस हमने कहीं पढ़ा था सिखों के विषय में कि एक सरदार जी के होटल पे एक आदमी रोज जाता था और वो जाके कभी कभी जाके वो दाल और रोटी मांगता था, दाल रोटी खाता था और बहाने से चुपचाप वो निकल जाता था। ये भीड़ होती थी। तो एक दिन उनके बैरन अटेंडेंट ने कहा कि अरे ये आदमी तो अक्सर दिखाई पड़ता खाता चला जाता। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये भूख मिटाने आया है, ये पनीर पकौड़ा और वो ये शाही पनीर नहीं मांगता, ये कहता साहब एक कटोरी दाल और 2 रोटी दे दीजिए। और शायद और ये मुझे लगता है बाहर खड़ा होकर प्रार्थना भी करता है कि भीड़ बढ़ जाए तब जाए और तब निकल आए हम बाहर। तो ये सवाल और ये चोरी नहीं माननी चाहिए। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा भूषण जी, ये जो सवाल है और इसका जो जवाब है वो हमारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे और उनको लग भी रहा होगा कि एक भावनात्मक सवाल है, नैतिक सवाल है। हमको एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पे कोई भूखा ना रहे, किसी को किसी से कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। आप जो कुछ जोड़ना चाहते हैं आप वो जोड़ दीजिए, लेकिन इसी के साथ मेरा एक सवाल है आपकी तरफ, और वो ये है कि अगर कोई पीड़ित है तो क्या उस पीड़ित के जगह पे, पीड़ित की बजाय उसके पास अगर वक्त नहीं है, हम फर्ज कर लेते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति उस पीड़ित की जगह पे कंप्लेन करे या वो आपको अप्रोच करे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने कहा, मिल के आना चाहता है तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर भी आ सकता है जी, एडवोकेट भी इसके माध्यम से आ सकता है, बाई पोस्ट भी भेज सकता है। वो स्वयं लिखने में सक्षम नहीं है तो उसका कोई भी दोस्त, मित्र, कोई भी व्यक्ति परिचित है उसके ब्याह में, यहाँ तो हमारे होता है, बहुत से समाज सेवी लोग हैं, बहुत से एक्टिविस्ट हैं, वो डेली हमारे पास ऐसी 15-20 एप्लीकेशन आती हैं, वो उनके ब्याह में लिखते हैं कि साहब आज फला जगह बिजली के तार से फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसकी FIR नहीं हुई है। तो हम ऐसे सारे मामलों को हम संज्ञान लेते हैं। आप तो सुमोटो भी ले लेते हैं। और सुमोटो भी हमें अधिकार लेने का है। और जैसे मैं कहना चाह रहा था, जो भी आपने भूख वाला क्वेश्चन पूछा, इसमें देखिए जैसे जज साहब ने भी कहा कि टेक्निकली तो ये क्राइम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इसे करने को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी हमारी सरकारों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भूखा रह नहीं सकता है। नंबर 1 बात, बहुत से हमारी संस्थाएं भी हैं जो खाना भी खिलाती हैं और बहुत सी ऐसी इसकी योजना हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है वो किसी के कहीं भी अप्रोच करेगा तो आज के समय में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी नौबत आएगी कि किसी भूखे व्यक्ति को कहीं से खाना उठाना पड़ेगा। और बिल्कुल शायद 99.9% मांगने पे मना भी नहीं करेगा अगर वो रोटी केवल मांग रहा है। तो इसलिए कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे खाना भी क्यों ना हो, कितना भी नीड हो, जाके अप्रोच लेकिन बताइए, 2-3 जगह अप्रोच कर लीजिए, कोई ना कोई दे जरूर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। अनैतिक व्यवहार, अनैतिक कार्यों के जरिए कुछ भी प्राप्त करना, कुछ भी हासिल करना, उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता, उसे नैतिकता का जामा नहीं पहनाया जा सकता। मजबूरियाँ, विवशताएँ चाहे जितनी भी हों, अगर आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो आपको संघर्ष करना ही है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष से गुजर करके ही आप इस अपने जीवन को कम से कम अर्थवान बना सकते हैं, उसका कोई मायने हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। भूषण जी, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा था कि आपने कहा कि वो चिट्ठी भी लिख करके और अपने जगह पे किसी और को भी भेज करके अपनी फरियाद आप तक वो पहुंचा सकता है।
आमतौर पे जब हम किसी भी हम एक धारणा है हमारे लोगों की समाज में, और हमारे दर्शक जो भी देख रहे होंगे, तो चूँकि हम तो अपना कार्यक्रम अपने दर्शकों की जागरूकता के लिए, उनको सजग करने के लिए बनाते हैं, तो ये सवाल उनके जहन में ज़रूर होगा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम वकील करते हैं, एफिडेविट पे हम अपना एप्लीकेशन टाइप करते हैं, उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं और फिर इसके बाद एक तारीख मिलती है। तो ये क्या ये वाला जो सिस्टम है वो आपके यहाँ लागू होता है या नहीं होता है? क्या किसी वकील की आवश्यकता होती है या वो व्यक्ति स्वयं आकर के अपना केस लड़ सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ किसी वकील की आवश्यकता नहीं है, किसी एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है जी, किसी फीस की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल कागज पर अपने हाथ से लेकर के भी भेज देगा। कागज न हो, जैसे मैंने कहा, हमारा पोर्टल भी है, उस पर भी लिख देगा, ईमेल भी कर देगा। और यहाँ तक होता है, कई बार लोग आते हैं, आगे समस्या को बताते हैं, तो हम अपने दफ्तर से उनको कागज भी दे देते हैं, पेन भी दे देते हैं कि आप अपनी समस्या को यहाँ लिख दीजिए, जो समस्या है। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि कोई चीज़ की छूट नहीं जाती है, हम वो भी कर देते। तो हमारे यहाँ एक पैसे का कोई खर्च नहीं है, सिंपल एक, और चाहे वो जिस माध्यम से आए, चाहे वो स्वयं आए, वकील को भेजे, ईमेल करे, सबकी बराबर वैल्यू है। जैसे मैंने कहा, मैक्सिमम 24 आवर में हम कॉग्निजेंस लेते हैं और उसको इक्वल ही हम सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो जिस माध्यम से हमारे पास है। तो हमारे कोई खर्चा नहीं है, और ये इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे है ह्यूमन राइट कमीशन। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, और मोर देन 60% मामलों में उसको रिलीफ मिलती ज़रूर है। मोर देन, अगर वो बोनाफाइडली गुड उसमें आया है तो 60% केस में उसको रिलीफ मिलके ही रहेगी। बहुत बहुत अच्छी बात है कि जैसे साहब, एक सवाल ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, इन दोनों के बीच में क्या कोई मूलभूत अंतर है या समान? हमारी टेरिटरी स्टेट की केवल है जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरे देश में कहीं कर सकते हैं जी। पूरे देश में कहीं भी मानवाधिकार का, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में हो रहा है तो जुरिस्डिक्शन हमारा नहीं है जी, तब वो राष्ट्रीय मानवाधिकार देखेगी। हाँ, बहुत से मामलों में, जैसे मान लीजिए कस्टोडियल डेथ हुई, आज मान लीजिए आपका ये हाथरस में भगदड़ हुई थी जिसमें लोग बहुत मर गए थे, या एनकाउंटर्स के विषय में कभी कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कॉग्निजेंस ले लेता है। तो फिर ऐसे मामले में हम लोग गो स्लो हो जाते हैं कि भाई आप बताइए, अगर आपका निर्णय हो गया है तो दैट शैल स्टैंड फाइनल, हम उसके बाद उसमें कोई फर्दर अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं देंगे जी। तो वो बस इतना ही अंतर है, दोनों की पावर्स बराबर हैं, केवल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही दोनों का अलग अलग है। और एक और अंतर है, हम लोग केवल जो राज्य सरकार के पब्लिक अथॉरिटी हैं उन्हीं को देखते हैं, जो इशूड मैटर्स में आते हैं। जो सेंट्रल लिस्ट आती है, जो सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, हाँ। जैसे रेलवेज हुआ, इनकम टैक्स है, ऐसे विभाग हैं, वहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, चाहे उनका दफ्तर लखनऊ में क्यों ना हो। तो एक अंतर है कि जो सेंट्रल लिस्ट को हम लोग टच नहीं करते हैं और यूपी के बाहर हम टच नहीं करते हैं, बाकी सेम है। और जैसा विजय साहब ने कहा कि बहुत से मामले में संज्ञान हम भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, तो वहाँ जनरली प्रैक्टिस ये है कि जो पहले संज्ञान लेता है फिर उसको वही हैंडल करता है। जैसे साहब, आपका जो राज्य उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो तो लखनऊ में है, लेकिन अगर सुदूर जिले में कोई पीड़ित है तो क्या वहाँ पे उसको लोकल अगर रिड्रेसल के लिए कोई मंच उपलब्ध है या वो डायरेक्ट आप ही को अप्रोच करें? नहीं, देखिए, वो गवर्नमेंट ने मानवाधिकार न्यायालय भी बना रखे हैं जी, ह्यूमन राइट कोर्ट्स बने हुए हैं, तो आदमी वहाँ तो जा ही सकता है, लेकिन कोर्ट में जाने के पहले हम लोग भी अपने अपने कैंप्स लगाते हैं। अगर मान लीजिए हमको लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, अगर मान लीजिए सरकार ने ये हाथरस में वो आयोग न बनाया होता तो शायद हम लोग अपनी टीम लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे, हम लोग ही पहुंच जाते हैं कि इतने लोगों को, लिटिगेंट को यहाँ बुलाने से अच्छा है हम लोग चल के वहाँ पे इंक्वायर कर लेते हैं कि मैटर क्या है। इंक्वायरी हमको भी करनी है, इंक्वायरी उस आयोग को भी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं इस तरह के कई लोगों के साथ एक पीड़ा पहुंची है तो हम वहाँ भी खुद जाके कैंप लगा के उनका निस्तारण कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि हमारे कमीशन को ये भी पावर है कि हम डिफरेंट जिलों में, अपने यूपी की जिलों में जो जेल हैं या चिल्ड्रन होम्स हैं या नारी निकेतन बना रखे हैं, इन सब में जाके भी व्यवस्था देखते हैं और उसके बाद अगर कुछ पाते हैं गड़बड़ तो फिर हम लोग उसको डायरेक्शन देते हैं कि क्योर करने की, और गवर्नमेंट को भी कॉपी भेजते हैं कि इसमें देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप देख लीजिए। तो जुरिस्डिक्शन तो हमको है ही, अगर वहाँ उसको फोरम वहाँ वाला तो हम खुद भी जाके दे सकते हैं
या उससे कह सकते हैं किसी से कि भाई इसकी एप्लीकेशन, बहुत से एनजीओज हैं, किसी एनजीओ से कहलाया जा सकता है कि इसकी एप्लीकेशन भेज दीजिए हम तक आप, और हम उस पर एक्ट अपन कर लेंगे। हम फिर वहाँ के डीएम को डायरेक्शन दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दे देते हैं कि इसको देखिए, आप देख के हमको रिपोर्ट कीजिए, इसकी कंप्लेंट को आप इसको सुनने के बाद हमको पूरी रिपोर्ट करेंगे, इसने क्या कहा, आपका निर्णय क्या है, और इसकी जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा का निदान कैसे किया जाए। तो सारी चीज़ें कहीं मैं एक ऑर्डर करना चाहूँगा जी। जैसे आपने बताया, आपने क्वेश्चन पूछा, हमारी ब्रांच यूपी में कहीं भी नहीं है। बहुत सी जगह ये देखने आता है कि बहुत से ह्यूमन राइट संगठनों के नाम से फर्जी संगठन बहुत से जिलों में एक्टिव रहते हैं, लोग पैसा लेके मेंबर्स बनाते हैं, तो ऐसे सबसे लोग बचें। हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में कहीं ब्रांच है ही नहीं। जैसे तो किसी जैसे बड़े बिजनेस में लिखते हैं कि किसी के लोग चक्कर में ना फंसे, किसी को पैसा ना दें और किसी को सही न माने। जैसे आपने कहा कैसे अप्रोच करेगा, वहाँ भले हम नहीं है, हमने कहा ना एक सिंपल सा कि पोस्ट कार्ड भी हमारे पास आ जाएगा लिख करके, उसका ईमेल आ जाएगा, तो उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, केवल उसको खाली भेजना है, हमारे पोर्टल पर लिख के डाल सकता कोई है। एनजीओ वहाँ रहते हैं, वो लिख के भेज देते हैं रोज। लेकिन किसी के ह्यूमन राइट्स के नाम से कोई पैसा ले रहा है, हमको मेंबर्स बना रहा है, हम हल कराएंगे, उस चक्कर में कोई कतई ना पड़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की पूरे प्रदेश में कहीं कोई ब्रांच नहीं है, और अगर आपको यानी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के दर्शकों के जरिए पूरे समाज को ये संदेश है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम पर आपको बहलाने की कोशिश करता है, फुसलाने की कोशिश करता है, तो आप बिल्कुल भी उसके चक्कर में ना आए, और आप डायरेक्ट आप मुख्यालय को संपर्क कीजिए। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर आप एक पोस्ट कार्ड के जरिए भी अपनी बात लिख करके और मुख्यालय तक भेज देंगे तो आपकी वो शिकायत इंटरटेन की जाएगी, उसे ज़रूर नज़र रखी जाएगी। और जस्टिस साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? ये एक्चुअली सरकार को विश्वास में लेके उनके अनुमति से हम कैंप ऑफिस बना सकते हैं किसी और जिले में अपना, मतलब वो शाखा हमारी मान ली जाएगी। अगर हमने मान लीजिए कि गवर्नमेंट से परमिशन ले ली तो हम अपनी शाखा प्रयागराज में बना सकते हैं, हम अपनी शाखा किसी बाराबंकी में बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एक मेंबर वहाँ रहने वाले हैं तो उनका सरकार से अनुमति ले ली, उनका इस हफ्ते में हम अपने गृह जनपद में बैठेंगे और वहाँ के सारे केस निष्पन्न करेंगे। ले जाएंगे वो मेंबर ही जो नियुक्त रहेंगे, नियुक्त जो हम दो मेंबर हैं या चेयरमैन है, 3 के अलावा कुछ चौथा नहीं में से कोई बैठेंगे वहाँ पे, बाहर का कोई आदमी नहीं होगा। जी जी, ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन था, इम्पॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। भूषण जी, एक मन में ये आता है चूँकि हमारा समाज उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, और ख़ास तौर से पुलिस को देख करके एक भय का जो सिलसिला है वो पहले भी था और आज भी है। लोग भयभीत हो जाते हैं, अगर कोई पुलिस की वर्दी पहन करके और दरवाजे पे दस्तक देता है तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, भले उन्होंने कोई अपराध किया हो, गुनाह किया हो या न किया हो। आपको अगर कोई पीड़ित अप्रोच करता है, सवाल मेरा ये है कि कोई शिकायत है और वो पुलिस के द्वारा ही पीड़ित है और वो आपको अप्रोच कर लिया, तो आम तौर पे उसके अंदर ये भी डर रहता है कि अगर इस पुलिस वाले को पता चल गया कि भाई मैं उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में मैं गया था तो मुझको और तरीके से प्रताड़ित करेगा। तो ये जो दोहरा एक प्रताड़ना है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको दिलासा देते हैं कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये जो हमारा अनुभव है पिछले 9 महीने का जी, ऐसे काफ़ी मामले आते हैं जो पुलिस के अगेंस्ट में होते हैं, उसमें हम रिपोर्ट भी मांगते हैं, एसपी से मांगते हैं, और फिर उसको जो शिकायतकर्ता को भी हम रिपोर्ट देते हैं, भाई बताइए आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। मैंने देखा कि कुछ मामले ऐसे पाए कि जहां वाकई में पुलिस से प्रताड़ित था, एक बार उसने आयोग को अप्रोच कर लिया है तो उसका डर इतना रहता है कि बाद में दोबारा वो पुलिसकर्मी उसको परेशान करता नहीं है। ये हमने देखा है इस चीज़ को, और उसको यदि करता है तो फिर उसका भी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो ये हमारा अनुभव है, कोई परेशान कर भी रहा हो और जहाँ एक बार उसने आयोग को अप्रोच किया, यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई, तो उससे यदि उससे गलती भी हुई है तो गलती आगे उससे मांग लेता है, भैया मुझसे गलती हो गई थी, अब मामले को तुम बंद कर दो, रहने दो, रिक्वेस्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जनरली वो पुलिस वाला उसको और धमकाएगा, वो करेगा। है तो वो शिकायत करता हमें पास दोबारा आ सकता है कि हम ये धमका रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने 9 महीने पाया नहीं, एक एग्जाम्पल के उस आधार पर उसको परेशान किया गया हो, उस राहत जरूर मिली है उसको। थानों में CCTV लगा होता है जी, अक्सर दरखास्त देते हैं लोग, मंगाइए फुटेज उसकी CCTV, देख लीजिए साहब इन्होंने हमको गाली बकी तो मारा हुआ था, तो वो तुरंत वो बैक फुट पे आ जाते हैं, वो उसकी खुशामद दरामद करके लिखा लेते हैं कि हमको कोई शिकायत नहीं, हमारा मामला। जैसे साहब, अगर पुरुष है और पुरुष के अधिकारों का हनन हुआ है
तो वो तो थोड़ा सा चीज़ों को संभालने की पोजीशन में होता है। लेकिन अगर कोई महिला है और उस महिला के साथ कोई पुरुष नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई विडो है, विधवा है या अकेली कोई महिला है और उसके साथ कोई मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपकी तरफ से होता है? देखिए, ह्यूमन राइट्स में मेल और फीमेल के बारे में कुछ नहीं है। अच्छा। केवल हमारी अपनी अप्रोच होती है। उसमें बहुत से ओल्ड एज लेडीज़ एप्लीकेशन देती हैं और किसी माध्यम से भिजवा देती हैं वो अंगूठा लगाने के बाद, तो उसमें हम वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरा सा इसको देखिए, और जहाँ भी डाउट हमको होता है कि ये सीनियर ऑफिसर की रिपोर्ट भी वायस्ड है या इन्होंने काम नहीं किया, तो आप हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल की पोस्ट भी है पुलिस की जो डायरेक्टर जनरल्स हैं जितने भी, उनमें से एक सीनियर डायरेक्टर जनरल की पोस्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग सेल के हेड हैं वो। तब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी टीम से इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो एसपी ने, डिप्टी एसपी ने, डीआईजी ने किया है क्या ठीक है, नहीं ठीक है। तब वो इन्वेस्टिगेशन अपना करा के रिपोर्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि उस लेडी को कम से कम सेटिस्फाई तो हो ही जाए वो। मतलब उस अब और तो देखिए हमारे पास कोई विकल्प और है नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा हैंड्स नहीं है। हमारी अपनी जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम है, उसमें जितने मेंबर्स हैं उनके माध्यम से हम वहाँ तक भिजवा सकते हैं आदमी को, उससे अप्रोच करके उसकी शिकायत का निस्तारण करवा सकते हैं। लेकिन मेल और फीमेल का कोई यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा जी। एक हमारे पास कंप्लेन आई थी, एक बच्ची थी अराउंड 14-15 ईयर ओल्ड की, और बच्ची दुर्भाग्य से स्पेशली बच्ची थी, मेंटली चैलेंज बच्ची थी, समझती भी नहीं थी, ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। उसकी एप्लीकेशन किसी ने लिखी थी बेसिकली कि साहब मेरे माँ बाप की डेथ कोरोना काल में हो चुकी है, कोई मेरे केवल बाबा हैं वो भी 80 साल के हैं, उनका भी मतलब कुछ नहीं है, कोई कमाने का तरीका नहीं है, मुझे कोई फायदा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बहुत सारी योजना को उल्लेख किया उस एप्लीकेशन में, किसी जानकार व्यक्ति से लिखवाई होगी। हमने वहाँ के डीएम से रिपोर्ट मांगी, आपको जान के हमें खुशी हुई, आपको खुशी होगी, जितनी योजनाएं थी उन डीएम साहब ने सबका लाभ दे के हमें रिपोर्ट भेजी। केवल एक लिखा कि हम खाली उज्ज्वला गैस का लाभ इसको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये लड़की माइनर है और हम मेल को दे नहीं सकते, ये उनके बाबा के नाम से, ये माइनर है। सारी की सारी उसको लाभ मिला बच्ची को। एक एप्लीकेशन एक और महिला की आई कि साहब मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी एक डीएम साहब एक अधिकारी रिपोर्ट लेके आए कि साहब क्योंकि ये शहर में रहती है और शहर में उसमें कंडीशन ये है कि अपनी जमीन होनी चाहिए, हम पैसा देते हैं मकान के लिए देते हैं, इसमें जमीन नहीं है तो हम इसलिए ये कर रहे हैं, इनको काफीराम योजना जो है दूसरी उसमें मकान दे देंगे इनको। तो इतना जब आपने महिला को जिक्र किया तो जब मांगते हैं, जैसा आपने कहा, मतलब मैंने देखा ये जायज़ है तो कंप्लाइंस होके आती है, और जब और रिपोर्ट हमारी जो रिपोर्ट मांगते हैं उसकी मिनिमम गश्त अधिकारी जांच करता है, कोई नॉर्मल आदमी जांच तो नहीं करता है, और जब अधिकारी जांच करता है आगे को रिपोर्ट जानी होती है, मेरा तो अनुभव ये है कि मोस्टली कंप्लाइंस होके आती है, एक आध मामले में होता है हमें अधिकारी तलब करना। और आपको सही बताएं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितना सेटिस्फेक्शन उसको होता है ना एप्लीकेंट को, उससे ज़्यादा हमको अंदर से होता है कि हमने कुछ इसको सार्थक हुआ हमारा आज का दिन, हमने कम से कम 2 लोगों को उनका समस्या समाधान कर दिया। बहुत सी चीज़ें हम आपको जैसे बताएं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि एक्ट कहीं बार करता है, लेकिन जैसा आपने रोटी वाली बात की थी कि भूखा आदमी रोटी उठा रहा था, क्या अपराध होगा, नहीं अपराध होगा। ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं जिसमें इस ज़माने में माँ बाप दरख्वास्त दे रहे हैं बच्चों के खिलाफ कि बेटा और बहू घर से निकाल दे रहा है हम लोगों को। भले ही एक्ट कहीं थोड़ा सा राइडर लगाता होगा कि वो दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, लेकिन हम लोग तलब कर लेते हैं लड़कों को भी, क्यों किस प्रोविज़न में ये कर रहे हो, क्यों ना तुमसे मेंटेनेंस दिलवाने का ऑर्डर करवा दें। तो कुछ मामले तो वहाँ भी सुलझ जाते हैं, हालांकि डोमेस्टिक ये फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, आसानी से सुलझते नहीं है, लेकिन एक बार नोटिस जाने के बाद उन बच्चों को लगता है कि ह्यूमन राइट कमीशन भी बुलाएगा, रोज़ हम और हमारी वाइफ रोज़ तलब होके जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ बिल्कुल भी। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर कोई बुज़ुर्ग माँ बाप को उसके बच्चे अगर उनके अधिकारों से विरत कर देते हैं, अलग कर देते हैं या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के 2 वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये उस पर क्या एक्शन लेते हैं या क्या रेमेडी उसको प्रदान करते हैं। लेकिन ये वक्त हो चला है शहर की हलचल का। आप
दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ देर और हम लोग बने रहेंगे, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन ये वक्त है शहर की हलचल का। ये गारंटी है कि कुछ देर अभी हम लोग जीवित रहेंगे, बने रहेंगे। पिछले दिनों गौरैया संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित गौरैया संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विलुप्त होती गौरैया चिड़ियों को संरक्षित करने की भावना जागृत करने के उद्देश्य के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और दर्शकों को लुभाने हेतु हस्तशिल्प के कार्यों से सुसज्जित स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रसमंच योजना के अंतर्गत लोक रंग फाउंडेशन संस्था द्वारा जुगलबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अवधी लोकगीतों एवं लोक चित्रों की प्रस्तुति एवं महावर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन एसआर ग्रुप एवं एमएलसी सीतापुर श्री पवन सिंह चौहान एवं विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन केंद्र उत्तर प्रदेश श्री आत्म प्रकाश मिश्र रहे। कार्यक्रम में कुसुम वर्मा लोक गायिका एवं डॉक्टर कुमुद सिंह लोक चित्रकार ने अपनी जुगलबंदी द्वारा दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ ही महावर प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। खास बात ये रही कि जानी मानी लोक गायिका कुसुम वर्मा ने अपने जन्मोत्सव पर मंच पर केक काटकर अपना जन्मदिन का उत्सव मनाया। दर्शक आपके गीतों से काफी रोमांचित हुए। आइए चलते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। आज हम बात कर रहे हैं जाने अपने अधिकार, और मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ये पूरी बातचीत चल रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा जी और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य ब्रिज भूषण जी। हमारे पास वक्त की मजबूरी है, वक्त की पाबंदी है, वक्त के साथ हमें चलना है। तो मानवाधिकार दिवस के अवसर पे आप हमारे दर्शकों को या समाज को क्या संदेश देना चाहें? मैं बिल्कुल सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बिल्कुल डरिए नहीं। जो आपको अधिकार संविधान ने या नेचर ने दिए हैं, अगर उनका अतिक्रमण कहीं भी होता हो, कोई भी करता हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट कर रही हो, सरकार कर रही हो, या इवन आपके फैमिली मेंबर्स कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ पे डिस्प्यूट भी हमारे पास खूब आते हैं। निडर होके आप हमारी वेबसाइट पे मेल करा दीजिए। मेल नहीं करा सकते हो, किसी से चिट्ठी लिखा के हमको पोस्ट करा दीजिए, और निश्चित मानिए कि हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपका अतिक्रमण जरा भी अधिकार किसी का हुआ है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका वो जो आपने रेमेडी मांगी है हम उसको आपको दिला सकें। ब्रिजभूषण जी, यही सवाल आपसे भी है, और क्या संदेश आपका है? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बड़े साफ शब्दों में बड़े सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट का मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी आपका जायज़ काम है, आपका जायज़ काम कोई नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट या अन्य कोई, तो आप बिना किसी संकोच के, बिना डर के, बिना भय के, बिना खर्चे के आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। आप पत्र लिख सकते हैं, मिल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे पोर्टल पर डाल सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, यदि बात आपकी जायज़ है तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। आप दोनों हमारे शो में आए और इतनी गूढ़ और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। राजीव जी आपका और ब्रिजभूषण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लाइन कह के हम इसको बात को अपने पर आक्षेप करेंगे कि इस अधिनियम का नाम ही है ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकार अधिनियम। अभी आपने शुरू में हमसे शब्द यूज़ किया था कि इंसान वगैरह,
एक बहुत सुंदर सा शेर, 2 लाइनें हैं उसकी। बिल्कुल फरमाइए। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। क्या बात। तो ये मानवों के लिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि कुछ दिन के लिए मानव बन के देखिए, ये समाज कितना सुधर जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, कितना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे शानदार ओपनिंग, इससे शानदार इस कार्यक्रम का समापन कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास शब्द नहीं है कि इसके आगे मैं कुछ जोड़ सकूं। बस इतना ही कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।